एक ऐसा डायमंड है जो किसी भी मर्द के हाथ में आया उसका किंगडम खत्म हो गया। किंग्स ने इसको पाया, एम्परर्स ने इसको अपनाया और फिर सब तबाह हो गए। और आज ये डायमंड एक औरत के क्राउन में है, लंदन में। क्यों? क्योंकि कर्स सिर्फ मर्दों पर लगता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जिसके लिए इंडिया ने वॉर्स लड़े, ब्रिटेन ने ट्रीटी तोड़ी और पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान सब अपना क्लेम थोक रहे हैं, कोहिनूर। लेकिन मैं तुम्हें आज वो बताऊंगा जो कोई नहीं बताता, इस डायमंड की असली कर्स्ड हिस्ट्री, कैसे इसका हक इंडिया का है और कैसे ब्रिटेन इसको कभी वापस नहीं देगा। वीडियो के एंड तक तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल होगा, क्या हम कभी वापस ले पाएंगे? चलते हैं 1306 एडी में, गोलकोंडा, आंध्र प्रदेश, वो जगह जहां दुनिया का सबसे ज्यादा डायमंड निकला। एक कान में काम कर रहे थे माइनर्स और अचानक उन्हें मिला 793 कैरेट्स का एक पत्थर, प्योर वाइट, कोई नाइट्रोजन नहीं, मतलब टाइप 2A डायमंड। दुनिया में सिर्फ 2% डायमंड्स ऐसा होते हैं। काकतिया डायनेस्टी ने इसे गॉडेस भद्राकाली के मंदिर में रखा, उनकी आंख में, लेफ्ट आई में। वहां लिखा था एक वार्निंग, जो भी मर्द इसे पहनेगा उसकी तबाही निश्चित है। ये कर्स जरूरी है याद रखना, क्योंकि आगे जो हिस्ट्री है वो इसी कर्स का प्रूफ है। 1310 में अलाउद्दीन खिलजी आया, उसने पूरा काकतिया किंगडम जला दिया, डायमंड छीन लिया। और फिर क्या हुआ खिलजी के साथ? उसके खुद के बेटों ने उसे मार डाला। कर्स एक्टिवेटेड। अब सुन, खिलजी सिर्फ पहला था, इसके बाद जो आया वो और भी बुरा हुआ। एक ऐसे रूलर की बात करता हूँ जिसने इसे पाया और पूरी दुनिया छोड़ के भागना पड़ा। कौन था वो? सुना है उसने कहा था, इस डायमंड की वैल्यू पूरी दुनिया की 2 दिन की इनकम से भी ज्यादा है। 1526 बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीती और कोहिनूर उसके हाथ आया। उसने लिखा अपने बाबरनामा में, इस एक पत्थर की वैल्यू पूरी दुनिया के पास जो है उसे 2 दिन के लिए खरीद सकते हैं। लेकिन बाबर खुद अपने ही बेटे हुमायूं से हार गया, बीमारी में मरा। कर्स नंबर 2, हुमायूं के पास आया डायमंड और 1544 में उसे अपना ही किंगडम छोड़ के पर्शिया भागना पड़ा। शाह तहमास्प ने उसे हाथ लगाया तो उसने इसे इंडिया वापस भेज दिया, शायद उसे भी डर था। फिर आया शाहजहां, ताजमहल वाला। उसने एक डायमंड कटर को बुलाया, हॉर्टेंसियो बोर्जियो, बोला इसे और चमकाओ। बोर्जियो ने 793 कैरेट्स का डायमंड काट के बना दिया 280 कैरेट्स। शाहजहां इतना गुस्सा हुआ कि उसने बोर्जियो को भारी जेल में डाला और कोहिनूर उसके पीकॉक थ्रोन में लगा दिया। पीकॉक थ्रोन $1 बिलियन की वैल्यू और उसके बीच में ये कर्स डायमंड। शाहजहां का क्या हुआ? अपने ही बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर दिया। ताजमहल की खिड़की से अपनी बीवी की कब्र देखते देखते वो मरा। कर्स नंबर 3, एक ऐसा बंदा आया जिसने दिल्ली को पूरा लूट लिया, पीकॉक थ्रोन उठा के ले गया, लाख लोग मारे और तभी पहली बार इस डायमंड को नाम मिला। 1738 नादिर शाह, पर्शिया का रूलर, वो आया, दिल्ली को रौंद किया और 30,000 लोग कटवा दिए एक दिन में। इतिहास में इसे कहते हैं नादिर शाह's मैसेकर। मुगल एम्परर इतना डरा कि अपना सब कुछ दे दिया। तब नादिर शाह ने पीकॉक थ्रोन देखा, डायमंड देखा और उसी वक्त बोला, कोहिनूर, माउंटेन ऑफ लाइट। पहली बार नाम रखा गया। नादिर शाह का क्या हुआ? 1747 में खुद उसके बॉडीगार्ड्स ने उसे सोते वक्त मार दिया। कर्स नंबर 4। अब ये डायमंड गया अफगान दुरानी एम्पायर में, शाह शुजा दुरानी के पास। उसने एक डील की, 1813 में महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर दिया अपनी जान बचाने के लिए। रणजीत सिंह शेर पंजाब, उसने कोहिनूर अपनी बाजू पर पहनना शुरू किया हमेशा। एक बार एक ब्रिटिश ऑफिशियल ने देखा और लिख दिया अपनी डायरी में, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत और खतरनाक जेम है। रणजीत सिंह ने अपनी विल में लिखा, मरने से पहले ये डायमंड पुरी के जगन्नाथ टेम्पल को दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विल को माना ही नहीं और 1849 में ट्रीटी ऑफ लाहौर का आर्टिकल 3 एक लाइन था, द जेम कॉल्ड द कोहिनूर शैल बी सरेंडर्ड बाय द महाराजा ऑफ लाहौर टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। एक 10 साल के बच्चे दुलीप सिंह से साइन करवाया। एक बच्चे से, रुको एक सेकंड, एक 10 साल के बच्चे से साइन करवाया।
उसकी कंसेंट नहीं थी, उसकी अम्मा की कंसेंट नहीं थी, पूरी सिख कौम की कंसेंट नहीं थी। तो मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या ये थेफ्ट था या ट्रीटी? और हाँ, तुम कहां से देख रहे हो ये वीडियो? अपना सिटी भी लिखो नीचे। देख रहे हैं कितने इंडियंस हैं यहाँ। अब सुनो आगे क्या हुआ। ब्रिटेन ने डायमंड लिया, रीकट करवा दिया और क्वीन विक्टोरिया ने पहना। लेकिन 1947 के बाद क्या हमने मांगा? क्या ब्रिटिश ने सुना? और आज 2024 में कौन कौन क्लेम कर रहा है? सब सुनो, क्योंकि यहाँ ट्विस्ट है जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। 1850 में कोहिनूर लंदन पहुंचा, क्वीन विक्टोरिया के सामने रखा। उन्होंने कहा, इसका ब्रिलियंस और भी बढ़ाओ। डेविड ब्रूस्टर को बुलाया, 280 कैरेट से कट के बना दिया 105.6 कैरेट्स, हाफ से भी ज्यादा कम। अब ये डायमंड सिर्फ फीमेल रॉयल्स ही पहनती हैं, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन मैरी, क्वीन मदर, क्वीन एलिजाबेथ, क्योंकि कर्स सिर्फ मर्दों पर है ना। और फिर 2022 में क्वीन एलिजाबेथ का निधन हुआ। लोग बोलने लगे कर्स ने फीमेल को भी नहीं छोड़ा। किंग चार्ल्स की हेल्थ भी खराब रही कोरोनेशन के बाद। कोइंसिडेंस या कर्स? अब बात करते हैं लीगल बैटल की। 1947 इंडिया आजाद हुआ। नेहरू ने ब्रिटेन से मांगा, डायमंड वापस करो। ब्रिटेन बोला नहीं। 1953 क्वीन एलिजाबेथ का कोरोनेशन, इंडिया ने फिर मांगा, ब्रिटेन बोला नहीं। 1997 कुलदीप नैयर और 50 एमपीज ने राज्यसभा में पिटीशन डाली, ब्रिटेन बोला नहीं। 2002 क्वीन मदर का फ्यूनरल, इंडिया ने मांगा, ब्रिटेन बोला नहीं। 2016 पाइल फाइल हुआ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट ने क्या कहा? हम किसी फॉरेन कंट्री को ऑर्डर नहीं दे सकते। इंडियन गवर्नमेंट ने पहले कहा हम नेगोशिएट करेंगे, फिर कहा हमारा प्लान है, फिर कहा हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यूनेस्को कन्वेंशन 1970 के बाद का ही कुछ कवर करता है। कोहिनूर 1849 में गया, ट्रीटी से गया। कोर्ट में प्रूफ करना मुश्किल है कि ये स्टोलन था। लेकिन यार, इंडिया अकेला नहीं है क्लेम में। यहाँ से स्टोरी और गीली हो जाती है। पाकिस्तान बोलता है लाहौर से गया तो हमारा है। ईरान बोलता है नादिर शाह का था तो हमारा है। तालिबान बोलता है दुर्रानी एम्पायर का था, हमारा है। और ब्रिटेन बैठ के बोल रहा है ट्रीटी के बाद से हमारा है। तो अब मैं तुम्हें स्ट्रेट बात करता हूँ, कोहिनूर कौन वापस ले सकता है और कैसे? इंडिया का केस सबसे स्ट्रॉन्ग मॉरली माइंड इन इंडिया काकातिया डायनेस्टी का था, सिख एम्पायर से लिया गया। लेकिन लीगली ट्रीटी ऑफ लाहौर वैलिड ट्रीटी था, वीक डिप्लोमेटिक पोजीशन अभी। पाकिस्तान का केस लाहौर हेरिटेज, लेकिन लाहौर 1947 में इंडिया का हिस्सा था जब पार्टीशन हुआ। उन लोगों ने सिर्फ ज्योग्राफी यूज की, बहुत वीक केस। ईरान का केस नादिर शाह का था, लेकिन नादिर शाह खुद एक इन्वेडर था, तो आप एक इन्वेडर का क्लेम यूज कर रहे हो, इवन वीकर। तालिबान का केस दुर्रानी एम्पायर, उन लोगों ने तो खुद रंजीत सिंह को दे दिया था डायमंड, अब क्लेम कर रहे हो। और ब्रिटेन का आर्ग्यूमेंट है, वी हैव हैड इट फॉर 175 इयर्स। ट्रीटी में मिला, रूल ऑफ लॉ रिस्पेक्ट करो। इंडिया का बेस्ट पाथ आगे है, सॉफ्ट पावर प्लस कल्चरल प्रेशर। जैसे ग्रीस ने पार्थेनॉन मार्बल्स मांगे, जैसे नाइजीरिया ने बेनिन ब्रॉन्जेस मांगे, पब्लिक प्रेशर प्लस बायलैटरल टॉक्स प्लस यूएन कल्चरल बॉडी सपोर्ट। लीगली कोर्ट रूम में नहीं जीता जा सकता, बट डिप्लोमेटिकली अगर इंडिया स्ट्रांग बन जाए, प्रेशर दिया जा सकता है। एक चीज और, ब्रिटेन ने घाना, नाइजीरिया के कुछ आर्टिफैक्ट्स वापस किए हैं रीसेंट ईयर्स में, तो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, उम्मीद बाकी है। एक चीज और सुन लो, जब दुलीप सिंह वो 10 साल का बच्चा बड़ा हुआ और ब्रिटेन में रहा, उसने एक चीज बोली जो आज भी दिल को छू जाती है, इफ आई कुड हैव माई किंगडम बैक, आई वुड नॉट हेजिटेट टू शेड माई ब्लड इन द कॉज। वो अपना किंगडम नहीं ले पाया, कोहिनूर नहीं ले पाया और एक अजनबी देश में मरा, अकेला। इसीलिए कोहिनूर सिर्फ एक डायमंड नहीं है, ये उन सब लोगों की कहानी है जिन्होंने इसे खोया, जो अपना सब कुछ दे के भी हार गए। तो आज की कहानी क्या थी? एक डायमंड जो 793 कैरेट्स था, एक मंदिर की आंख में रहा। सल्तनत्स ने चुराया, मुगल्स ने सजाया, पर्शियंस ने लूटा, सिख्स ने पहना और ब्रिटिश ने ट्रीटी के नाम पर ले लिया। हर एक बार जो मर्द इसके पास आया, तबाह हो गया। और आज एक वुमेन्स क्राउन में है, लंदन के टावर ऑफ लंदन में, 105.6 कैरेट्स। क्या हम वापस ले पाएंगे? ऑनेस्टली लीगल राउट में नहीं,
लेकिन अगर इंडिया एक सॉलिड डिप्लोमेटिक फ्रंट बनाए, कल्चरल नैरेटिव को ग्लोबल लेवल पर उठाए और कंसिस्टेंट प्रेशर डाले, तो शायद एक दिन कोहिनूर गोलकोंडा की धरती पर वापस आ सकता है। जब तक ये सिर्फ एक मिनरल नहीं है, ये है हमारा खोया हुआ इतिहास, और हम इसे भूलेंगे नहीं। अगर इस पूरी कहानी ने तुम्हारा कुछ सीधा किया, कुछ नया बताया, तो एक काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हम यहाँ ऐसी कहानियाँ लाते हैं जो स्कूल की हिस्ट्री में कभी नहीं थी, जो बुक्स में छुपाई गई, जो लोग भूल गए या जिसे जानबूझकर इग्नोर किया गया। बेल आइकन दबाओ और कमेंट्स में बताओ, क्या आपको लगता है कोहिनूर कभी इंडिया वापस आएगा? देखने के लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद।